मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा एनपीओ। एनपीओ जो है एग्जाम में 10 मार्क्स। एनपीओ मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग हम कैसे करें, हम इसमें ये देखने वाले हैं, है ना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या क्या हो सकते हैं। एनजीओज में कौन कौन से एग्जाम्पल आप लाइव देख सकते हो हमारे एरिया में। जैसे हमारे नीमच में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है वो है गोमाबाई नेत्रालय, है ना। तो हॉस्पिटल, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक सेक्टर को प्रमोट करने के लिए अगर बनाया जा रहा है, किसी स्पेसिफिक सेक्टर में हेल्प करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बनाया जा रहा है, जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करना है, तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रॉफिट नहीं कमा सकता है? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं कि वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, ही कैन अर्न प्रॉफिट, बट वो जो पैसा है वो किसी को बटेगा नहीं। बटेगा कहने का मतलब ये कि जो उसके मेंबर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसमें कोई भी मेंबर मालिक नहीं होता है, दे आर ऑल मेंबर्स, है ना। बट वो जो पैसा कमा रहे हैं, अगर प्रॉफिट भी कमाया है तो वो खुद के सेल्फ पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। उस पैसे को वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्ट्स है उनके लिए वो यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे लाइक हम अभी मैंने बोला कि कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नीमच में है, तो गोमाबाई नेत्रालय। अगर आप वहां जाओगे तो वहां पे आप जब डॉक्टर को दिखाते हो तो पहले वो पैसे लेते हैं, वो तो प्योर प्रॉफिट है, रसीद जो कटती है 100-150 रुपए की। बट वो पैसा वो उसी में यूज करेंगे हॉस्पिटल के ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब मेडिसिन लोगे तो मेडिसिन भी एमआरपी पे मिल रही है, तो एमआरपी इंक्लूड्स प्रॉफिट, प्रॉफिट तो उसमें भी वो अर्न कर रहे हैं। फिर भी तो अब वो पैसा कहां यूज करते हैं, जब वो बहुत सारी जगह कैंप्स लगाते हैं, जो गरीब लोग हैं उनके फ्री में ऑपरेशंस भी करते हैं, है ना। कैटरेक्ट और इसके ऑपरेशन फ्री में भी होते हैं वहां पे, जो कैंप्स के थ्रू जाते हैं उसमें फ्री ऑपरेशंस होते हैं, पैसे नहीं लगते हैं। तो ये सारी जो हेल्प है वो कैंप्स के थ्रू करते हैं। तो आप नॉर्मल वे में जाओगे तो पैसे लगेंगे, वो भी बहुत मिनिमम फीस है। और आप अगर कैंप्स में जाओगे तो आपके पैसे नहीं लगेंगे, है ना। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर सकती है, बट वो जो रिसीट्स आ रही है उनके पास वो उसी पर्पस के लिए यूज कर सकती है जिसके लिए वो बनाई गई है ना। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन से जिनका पर्पस किसी भी पर्पस के लिए क्रिएट हो सकती है, जैसे कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, है ना। कॉमर्स मतलब जैसे व्यापारी संघ, वो भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आर्ट के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो आर्ट को प्रमोट करती है, साइंस के लिए, रिलीजियन के लिए, चैरिटी के लिए और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। इंटेंट टू स्पेंड देयर इनकम इन प्रमोटिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स, वो जो इनकम अर्न करेंगे वो उनके ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही यूज करेंगे। प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू देयर मेंबर्स, डिविडेंड नहीं देंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर स्पोर्ट्स क्लब, सोशल क्लब्स, लाइब्रेरीज जो प्रॉफिटेबल नहीं है, नॉन प्रॉफिटेबल लाइब्रेरीज, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑल द टेम्पल्स, चर्च मतलब भगवान की जितनी भी जगह है, गुरुद्वारास, मस्जिद, प्रोफेशनल बॉडीज लाइक आईसीएआई हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, ये सभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका मेन पर्पस मैंने अभी बोला कि भैया आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शन ऑन एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड नॉट अर्निंग ऑफ इनकम। मतलब रेस्ट्रिक्शन किस चीज पे, एप्लीकेशन पे। अर्निंग पे रेस्ट्रिक्शन, कमा तो सकते हो लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है उसी ऑब्जेक्टिव में लगेगा जिसके लिए वो बनाई गई है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग भी कर सकती है, यस। जैसे अभी हमने बात की हॉस्पिटल ट्रेडिंग किसकी कर रहा है, मेडिसिन, वो ट्रेडिंग ही है ना। मेडिसिन हो गया, या वहां पे मैस है तो मैस की भी वो भी ट्रेडिंग ही है।
तो ये सब ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी कर सकती है ना। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक सिद्धांत ये है कि प्रॉफिट तो अर्न कर सकते हो, बट उसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है कि आप उसे कहां अप्लाई कर रहे हो। तो हमें यहां क्या देखना है कि उसकी एप्लीकेशन कहां हो रहा है। वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है, तो यहां पे ना प्रॉफिट को सरप्लस बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? और अगर लॉस हो गया तो उसे बोला जाएगा डेफिसिट। क्या बोला जाएगा? उसे हम प्रॉफिट और लॉस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सरप्लस और डेफिसिट। तो एनपीओ के, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, तीन मेन फाइनेंशियल, अब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। हमने जर्नल लेजर ये सब देखे, वो सब लेजर सब एक जैसे ही बनाएंगे, जर्नल एंट्री सब एक जैसी ही करते हैं। डेबिट की जगह डेबिट होगा, क्रेडिट की जगह क्रेडिट होगा, कुछ भी नई चीज नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ी अकाउंटिंग डिफर हो जाएगी। फाइनल अकाउंट्स जो बनते हैं यहाँ पे तीन बनते हैं। एक हमारा बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। फर्स्ट क्या बनेगा? रिसीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ में एक तो बनेगा यस, इट इज जस्ट ए समरी ऑफ कैश बुक। ये किसकी समरी एक तरह से, है ना। सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज जस्ट लाइक ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, ट्रेडिंग एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो जैसी होती है वैसी होती है ना। तो यहां पे ना तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट जो बनता है वो कैश बेसिस पे बनता है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन, मतलब जो आया और वो जो गया बस वही लिखा जाता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बनता है। जो करंट पीरियड का इनकम और खर्चा है वही यहां पे आएगा, चाहे वो आया है या नहीं आया है, चाहे वो पे किया है या नहीं किया है। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में, अच्छा दूसरी चीज, रिसीट एंड पेमेंट में ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स आएगी, चाहे वो कैपिटल रिसीट है, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट है, चाहे वो कैपिटल पेमेंट्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। जैसे बिल्डिंग खरीदी उसका पेमेंट किया तो भी पेमेंट तो है ना, तो पेमेंट में आएगी। मशीनरी खरीदी पेमेंट में आएगा, माल बेचा रिसीट में आएगा, बिल्डिंग बेच दी तो भी रिसीट में आएगा। बट इसमें ओनली रेवेन्यू रिसीट्स प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ही आते हैं, है ना। मतलब कि जो खर्चा है फिक्स्ड असेट नहीं आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बैलेंस शीट में जाएगा। ऐसे ही रेवेन्यू रिसीट ही आएगी, कैपिटल रिसीट नहीं आएगी। उस पर कोई लॉस या मुनाफा हुआ है तो वो आएगा। बैलेंस शीट तो आपको पता ही है ना। अब इसमें जो अकाउंटिंग होती है ना एनपीओ में, वो होती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या होती है? फंड बेस्ड व्हाट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग? फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है? तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग को ऐसे समझा जा सकता है कि भैया एनपीओ के दो तरह के डोनेशन और रिसीट आती है। एक तो अनरेस्ट्रिक्टेड और एक अनरेस्ट्रिक्टेड। रिसीट कैन बी used in any manner
बस पर्पस क्या होना चाहिए कि भैया जो एनपीओ है उसके ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज होना चाहिए। तो ये डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट हो जाती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या हो जाती है? बट रेस्ट्रिक्टेड रिसिट्स जो है कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस for which जिसके लिए यूज हो सकती है। बिल्डिंग के लिए यूज होगा, जैसे मान लो स्पोर्ट्स क्लब है और टूर्नामेंट के लिए पैसा लिया है तो टूर्नामेंट के लिए यूज होगा। लाइब्रेरी बनाने के लिए यूज किया है किसी ने तो लाइब्रेरी, जैसे स्कूल है उसने लाइब्रेरी बनाने के लिए मेंबर से पैसा लिया तो लाइब्रेरी, या कोई डोनेशन दे गया लाइब्रेरी बनाने के लिए तो वो वहीं यूज होगा, है ना। तो ये रेस्ट्रिक्टेड फंड्स जो है इनकी अकाउंटिंग हम कैसे करें? अनरेस्ट्रिक्टेड तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, डायरेक्ट चला जाएगा। बट रेस्ट्रिक्टेड फंड्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो कैपिटल और एक रेवेन्यू। अब कैपिटल और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है? कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस ये है कि कैपिटल इन द सेंस बिल्डिंग फंड, कोई फिक्स्ड असेट के लिए पैसा आया है तो कैपिटल फंड हो गया, मतलब कैपिटल रिसीट हो गई। बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी बनाने के लिए फंड आया, पवेलियन फंड, किसी भी चीज के लिए, जैसे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए आया, एम्बुलेंस खरीद, एम्बुलेंस के लिए फंड, व्हीकल फंड, ये सब कैपिटल फंड है। रेवेन्यू फंड्स जैसे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स लाइक टूर्नामेंट फंड, एनुअल डिनर फंड, या फिर पिकनिक फंड, है ना, एग्जाम्पल है जस्ट। या फिर मान लो बुक्स खरीदने के लिए फंड आया, तो ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है, तो इनके लिए फंड्स हो सकता है। अब इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी? तो एग्जांपल लेते हैं, शो हाउ विल यू डील with the prize awarded ₹2000 while preparing the final accounts of club। कुछ नहीं बोला है, क्या बोला है कि प्राइज अवार्ड किए 2000 के, आप इसको कैसे डील करोगे, कहां ले जाओगे? फंड कहां है? प्राइज अवार्डेड तो खर्चा है ना। तो सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूं इस खर्चे को क्या करूंगा, मैं कहां ले जाऊंगा? इन फाइनल अकाउंट्स में कहां ले जाऊंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, फाइनल अकाउंट्स में हम डेबिट कर देंगे टू प्राइस अवॉर्डेड। कितने रुपए? 2000 रुपए, दैट्स इट, है ना। एनजीओ में पार्टनर नहीं होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो दो लोग भी हो सकते हैं, है ना। अब जो लास्ट एग्जांपल था उसमें खर्चा था तो हमने इनकम एंड एक्सपेंस, बट इसी खर्चे के लिए अब एक फंड आ गया। यहां पे आपको दे रखा है प्राइस अवॉर्डेड है 2000 के और फंड 31 मार्च 2017, मतलब पिछले साल के एंड पे 12000 का प्राइस फंड था। डोनेशन ड्यूरिंग द ईयर कितना आया? 2800 रुपए का, और आया 110% प्राइस फंड, और इस पैसे को इन्होंने इन्वेस्ट भी कर रखा था। 12000 का जो फंड था ना लास्ट ईयर वो इन्वेस्टेड भी है, और उस पर भी इंटरेस्ट आया कितना? अब भैया अगर कोई फंड स्पेसिफिक है कि आप इसे यही यूज कर सकते हो तो उसका
रेस्ट्रिक्टेड है तो क्या उसे इनकम मान लू मैं? क्यों से मानूंगा? 12,000 रुपए रेस्ट्रिक्टेड फंड में है तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में अगर ले गया तो फिर तो इनकम हो जाएगी है। तो उससे रिलेटेड खर्चा भी वही डेबिट होगा, तो उस खर्चे को भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाना चाहिए क्या? नहीं ले जाना चाहिए। उस खर्चे को भी प्राइस फंड में ही कम करेंगे। कहां कम करेंगे? तो अब प्राइस अवॉर्डेड जो थे वो कौन से अकाउंट में डेबिट होंगे? कौन से अकाउंट में डेबिट होंगे? प्राइस फंड अकाउंट में। कौन से अकाउंट में डेबिट होंगे? तो प्राइस फंड अकाउंट अगर आप देखोगे तो प्राइस फंड में हमारा 1 अप्रैल 17 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बैलेंस था? हमें ड्यूरिंग द ईयर कितना डोनेशन और मिला फॉर प्राइजेस? 2800 के हो रहा है। जो प्राइस फंड हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट करते हैं उसे कहां डेबिट कर देंगे? जो प्राइस अवॉर्डेड हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जा रहे थे क्योंकि कोई फंड नहीं था, क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो हमने उसको कहां डेबिट कर दिया? प्राइस फंड में। अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट नहीं होंगे। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो असेट में होगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया वो भी प्राइस फंड में ही ऐड हो गया होगा, क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट है उस इसी के लिए किया, इंटरेस्ट ऑन प्राइस, वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। नहीं तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता। तो हमारा टोटल टू बैलेंस, तो अब ये जो 14,000 का प्राइस फंड का क्रेडिट बैलेंस है ये हम कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट में। कहां पे? लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी है ना हमारे लिए एक तरह से, एनपीओ को इसको यूज करना बाकी है। तो बैलेंस शीट में कहां शो करेंगे बेटा इसको? क्या नाम से? प्राइस फंड के नाम से। अच्छा, यहां पे ना पूरी कैलकुलेशन भी बतानी है आपको। ये अकाउंट तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बना दिया, बट इसको ऐसे शो करना है, प्राइस फंड प्लस डोनेशन। डोनेशन कितना है? 2800, इंटरेस्ट 1200, टोटल 16,000 लेस प्राइस अवॉर्डेड 2,000। तो हमारा नेट प्राइस फंड कितना हो गया? एक और जो इन्वेस्टमेंट है इससे रिलेटेड, वो पैसा खाते में नहीं पड़ा हुआ है, वो हमने इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट एक अलग अकाउंट है, वो असेट में दिखेगा 12,000। 2,000 हमारे पास कैश में पड़े होंगे, मान 14,000 का प्राइस फंड है, 12,000 इन्वेस्टेड है तो 2,000 कैश में होंगे, है ना? कैश आ जाएगा। वो जो भी है बैलेंसिंग, अभी हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, इट इज जस्ट एन, कहीं भी हो सकता है। तो इसे फाइनल अकाउंट्स में कैसे डिस्क्लोज करेंगे, समझ में आया? अब अगर प्राइस अवॉर्डेड मान लो 18,000 के हो जाते तो क्या होता? कैसे होता? माइनस थोड़ी हो सकता प्राइस फंड। 16,000 प्राइस फंड था, खर्चा 18,000 हो गया, तो 2,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हो जाता, ये हो जाता जीरो। और 2,000 का जो एक्सेस खर्चा है वो प्राइस अवॉर्डेड तो किए ना, खर्चा कहीं तो ट्रांसफर होगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हो जाता। आ रहा है क्या समझ में? शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल। जैसे इस क्वेश्चन में प्राइस अवॉर्डेड कितने होगा, सेम क्वेश्चन है, प्राइस अवॉर्डेड कितने होगा? 17,000। तो अब बैलेंस शीट, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट भी जीरो ही हो गया होगा, पैसे निकाल लिए होंगे ना भाई, इतना प्राइस कैसे अवॉर्ड किया, है ना? तो प्राइस फंड हमारे थे 12,000 के, डोनेशन आए कितने के, प्लस इंटरेस्ट हमारा आया, टोटल कितना हुआ बेटा?
प्राइस अवॉर्डेड 17,000 जरूर है, तो माइनस का 1,000 आ गया, यहां पे 0 हो जाएगा, और इसको कहां कहां दिखाएंगे हम, ट्रांस डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहां डायरेक्ट 16,000 ही माइनस कर सकते हो आप, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जहां बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वैसे बैलेंस शीट से पहले बनता है, तो आप इसको यहां भी शो कर सकते थे ऐसे ही, यही कैलकुलेशन बैलेंस शीट में ना शो करके यहां कर दें, तो यहां पे डायरेक्ट प्राइस अवॉर्डेड 18,000 के 17,000 के हैं, वहां दिखाना ही नहीं है वैसे, क्योंकि 0 हो गया ना वो, तो माइनस प्राइस फंड 16,000, तो 1,000 रुपए आपका इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट हो गया, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो एक्सेस एक्सपेंडिचर तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही जाएगा। ठीक है, ओके। शो हाउ विल यू डील, अब ये जो एग्जांपल है वो है फिक्स्ड असेट का। अब इसमें हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग किया 3 लाख, कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस है, हैज नॉट येट कंप्लीटेड। ओपनिंग कैपिटल फंड, इट इज नॉट बिल्डिंग फंड, कैपिटल फंड मतलब जनरल फंड, मतलब जैसे हमारी कैपिटल होती है ना, जितना भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस है वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। जैसे कैपिटल अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, इस कैपिटल फंड का मतलब ये नहीं है रेस्ट्रिक्टेड है, इट इज अनरेस्ट्रिक्टेड फंड, जनरल है ये वाला। कैपिटल फंड मतलब कैपिटल नॉर्मल, तो इसका मतलब ये नहीं बिल्डिंग फंड, इट इज जस्ट नॉर्मल फंड। अब कहीं भी बिल्डिंग फंड दे रखा है क्या, बस बिल्डिंग का खर्चा किया, तो बिल्डिंग के खर्चे की एंट्री तो हो गई होगी बिल्डिंग टू बैंक, तो बिल्डिंग को कहां शो करेंगे बेटा, बैलेंस शीट में असेट साइड में, असेट साइड में हम आएंगे बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, कैपिटल हम फंड हमारे, जैसे कैपिटल को हम लाइबिलिटी में शो करते हैं वैसे ही कैपिटल फंड भी लाइबिलिटी में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में तो कोई रेस्ट्रिक्टेड फंड था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन पे खर्चा किया 3 लाख का, ओपनिंग बिल्डिंग फंड था 4 लाख का, मतलब बिल्डिंग का फंड था ऑलरेडी, और डोनेशन आया 5, मतलब टोटल हो गया 9 में से खर्चा कितना हो गया। अच्छा, तो बिल्डिंग फंड का डोनेशन आएगा तो बिल्डिंग फंड में ही ऐड होगा, वही बैलेंस शीट में आ जाता है। हमारी लाइबिलिटी साइड, यहां पे सबसे पहले तो कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड हमारा कितना है। अच्छा, बिल्डिंग अगर मान लो बिल्डिंग फंड नहीं भी होता तो क्या बिल्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है क्या, मतलब ईयर एंड पे क्या हम बिल्डिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं क्या, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मतलब वो तो भी बैलेंस शीट में आता। मतलब जैसे प्राइस था, प्राइस अकाउंट को तो हमको क्लोज करना था, उसको हमको 0 करना था, तो हमने या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एंट्री कर दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू प्राइस अवॉर्डेड, जिससे प्राइस अवॉर्डेड अकाउंट 0 हो गया, या फिर प्राइस फंड डेबिट टू प्राइस अवॉर्डेड, जिससे प्राइस अवॉर्डेड अकाउंट 0 हो गया और प्राइस फंड कम हो गया, और जितना प्राइस फंड बचा वो कैरी फॉरवर्ड होगा, नहीं बचा तो वो भी 0 हो जाएगा। जैसे लास्ट इससे पहले 1-2 क्वेश्चन पहले हमने देखा 17,000 का खर्चा हो गया, 16,000 0 हो गया और 1,000 इनकम नेक्स्ट, मतलब प्राइस अवॉर्डेड को तो 0 करना ही है क्योंकि वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट बिल्डिंग को 0 करना है क्या। जब बिल्डिंग हम खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं बस बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग टू बैंक या कैश, तो बिल्डिंग इन प्रोग्रेस डेबिट टू बैंक 3 लाख हो गया। अब इसको 0 करने की जरूरत है क्या, लेकिन हाँ बिल्डिंग फंड को कैसे कम करोगे आप, अगर आप इसको क्रेडिट ना करके बिल्डिंग फंड को डेबिट नहीं करोगे तो बिल्डिंग फंड तो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, जिससे ये शो होगा कि यार ये बिल्डिंग फंड तो कहीं यूज ही नहीं हुआ, बट जो यूज हो गया है उसे तो कम करना पड़ेगा ना। डोनेशन कितना आया था 5 लाख,
टोटल बिल्डिंग फंड हमारे पास कितना है, उसमें से 3 लाख यूज कर लिया। अब एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, तो जर्नल एंट्री के लिए बिल्डिंग फंड डेबिट टू कैपिटल फंड, मतलब ये जनरल फंड हो गया। आप तो इसमें से जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी है आपने, उसकी जर्नल एंट्री होगी बिल्डिंग फंड डेबिट टू कैपिटल फंड। तो जो बिल्डिंग फंड है जो यूज हो चुका है, मतलब फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जितना भी फंड है, जितना भी यूज होता जाएगा वो जनरल फंड में ऐड होता जाएगा और वहां से लेस होता जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बिल्डिंग की एंट्री तो वही हुई, बिल्डिंग डेबिट टू जर्नल एंट्री। अगर हम बात करें तो इसकी एंट्री तो वही होगी, बिल्डिंग डेबिट टू बैंक, नो फर्दर एंट्री। इसकी एंट्री क्या हुई होगी, बिल्डिंग फंड डेबिट टू कैपिटल। इससे क्या होगा, एडजस्टमेंट एंट्री हो गई और बिल्डिंग फंड में से रेस्ट्रिक्शन हट गया 3 लाख का, और वो कहां जाके ऐड हो गया, जनरल फंड कैपिटल फंड में ऐड हो गया। आ रहा है क्या समझ में? जितनी बिल्डिंग मतलब जितनी फिक्स एसेट बनती जाएगी उतना ही फंड कम होके कैपिटल फंड में ऐड होता जाएगा। आ रहा है समझ में क्या? बोलो यार, क्या कंफ्यूजन है इसमें, बोलो। कुछ भी तो कंफ्यूजन नहीं है, जो एंट्री हो रही है वैसे। देखो जैसे बिल्डिंग फंड आया तो बिल्डिंग फंड नहीं होता तो भी हम एंट्री करते बिल्डिंग टू बैंक, उसके बाद कोई फर्दर एंट्री होती क्या, ईयर एंड पे कोई क्लोजिंग एंट्री होती क्या, नहीं। बिल्डिंग फंड आ गया तो एंट्री कर दी बिल्डिंग फंड डेबिट टू, सॉरी बैंक डेबिट टू बिल्डिंग फंड। जितना बिल्डिंग बनाई उसकी एंट्री हो गई बिल्डिंग टू बैंक। अब बिल्डिंग फंड तो क्रेडिटेड ही है, उसको जीरो करना है लाइबिलिटी से, तो इसलिए बिल्डिंग फंड डेबिट टू कैपिटल फंड। बट बस एक एडजस्टमेंट एंट्री बढ़ गई, जितना आप फिक्स्ड एसेट बनाते जा रहे हो उतना आप कैपिटल फंड में ट्रांसफर करते हो, उस ट्रांसफर एंट्री को करना है बस, और क्या है। बिल्डिंग फंड आने की एंट्री तो वही होगी, बैंक डेबिट टू बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग बनाने की एंट्री वही होगी, बिल्डिंग टू बैंक, और कोई फर्दर एंट्री नहीं है। बस एक ट्रांसफर एंट्री हो जाएगी, जितनी बिल्डिंग बन गई है उसकी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग फंड डेबिट टू कैपिटल फंड, जिससे बिल्डिंग फंड कम हो जाएगा, कैपिटल फंड बढ़ जाएगा। मतलब उसका रेस्ट्रिक्शन हटा दिया ना आपने, दैट्स इट, वो कम हो गया। कि अब 9 लाख में से 3 लाख यूज हो गए तो 6 यूज करने, ये बैलेंस शीट शो कर रही है, ये बैलेंस शीट शो कर रही है कि इतना रेस्ट्रिक्शन अभी भी है। आ रहा है? हाँ, अब मान ले बिल्डिंग 12 लाख की खर्चा हो जाता तो सिंपली बस 9 लाख रुपए, इन केस अगर बिल्डिंग 12 लाख की होती तो फंड तो 9 लाख ही है, तो बिल्डिंग डेबिट टू बैंक तो 12 हो गया, बिल्डिंग फंड डेबिट 9 लाख टू कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड जितना है वो जीरो हो गया, बस बस उसको जीरो करना है, दैट्स इट। आ रहा है समझ? 12 लाख मत कर देना, नहीं तो बिल्डिंग फंड डेबिट में आ जाएगा, बस कैपिटल फंड को 9 लाख से बढ़ा देंगे, दैट्स इट। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडिशन है यहाँ पे। बिल्डिंग फंड को हमने इन्वेस्ट कर रखा है 4 लाख, डोनेशन भी आया और 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड भी आया 40,000 और ओपनिंग कैपिटल फंड है 9 लाख। इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करा? तो हमारी बिल्डिंग इन प्रोग्रेस कितना है, कैपिटल फंड हमारा कितना है, इसमें हम बिल्डिंग फंड जो हमारा यूज हो गया है बिल्डिंग में वो ऐड कर देते हैं, 3 लाख ही यूज किया तो ये तो हो जाएगा 12 लाख। इसके अलावा हमारा बिल्डिंग फंड कितना था, ये बैलेंस शीट में है सब। बिल्डिंग फंड हमारा था 4 लाख, और डोनेशन कितना आया,
इंटरेस्ट भी आया, 940 का हमारा बिल्डिंग फंड हो गया। उसमें से -3 लाख कैपिटल फंड में चला गया। और यहां पे बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना है जो एज इट इज ही खड़ा हुआ, मतलब हमारे 640 में से 4 लाख इन्वेस्टेड है, 240 बैंक या कैश में होंगे, है ना। हाँ जी, ये एक और एग्जांपल है, इसमें सभी आ गए एक तरह से। बिल्डिंग फंड है 2 लाख का, बिल्डिंग पे डोनेशन है 554 का, बिल्डिंग पे एक्सपेंडिचर किया 5 बाणों का, कंस्ट्रक्शन अभी कंटिन्यूइंग है। उसके बाद टूर्नामेंट फंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला, डोनेशन रिसीव्ड हुआ टूर्नामेंट पे खर्चा किया और टूर्नामेंट टिकट से 10,000 रुपए। लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इट इज ए कैपिटल रिसिट। ये क्या है, एक तरह की, ये डायरेक्टली कहां जाएगी, अब लाइफ मेंबरशिप फी के लिए कोई कैपिटल फंड नहीं बनेगा, ये डायरेक्ट कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, बस सिंपली कहां ले जाना है, कैपिटल फंड में ऐड कर देना। गवर्नर्स पार्टी भी एक स्पेशल रेस्ट्रिक्टेड रिसिट है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लेना बाकी है और अभी खर्चा नहीं किया है तो लेना बाकी है, तो ये भी असेट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वो वाला, आउटस्टैंडिंग लेने वाला हमें लेना बाकी है, तो ये असेट होगा कि लाइबिलिटी, भले वो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी मत समझ लेना। अगर एनपीओ किसी से सब्सक्रिप्शन लेना है और जो लेना बाकी है तो वो क्या हो जाएगा, एनपीओ देगा थोड़ी किसी को। हाँ, तो इनको बैलेंस शीट में कैसे शो करो ये बताओ, तो बना लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले तो कैपिटल फंड कितना है हमारा, 10 लाख। फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग पे हमने खर्चा कितना किया, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फी हमारी कितनी आई, तो ये कैपिटल फंड हो जाएगा हमारा, कितना हुआ 16,08,000, ठीक है। ऐसे ही बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड हमारा कितना था बेटा, 2 लाख था। डोनेशन कितना आया, 54,000। और बिल्डिंग कितनी बना दी, 2,000। 7,54,000 माइनस 5,92,000 कितना होगा बेटा, 1 लाख। ठीक है, 62 ही होगा ना। हाँ ठीक है, 1,62,000 हमारा बिल्डिंग, और इधर असेट में हमारी बिल्डिंग इन प्रोग्रेस आ जाएगी। ठीक है, फिर टूर्नामेंट के लिए भी फंड आया था, वो भी है तो लाइबिलिटी। टूर्नामेंट फंड था 3,760। फिर डोनेशन आया टूर्नामेंट के लिए 18,400।
टिकट्स बेचे, टूर्नामेंट से रिलेटेड है तो वो भी वहीं ऐड कर लेते हैं। तो 3760 प्लस 18400 प्लस 10,000, 32,160। लेस टूर्नामेंट एक्सपेंस, टू 160, 30,000 के थे टूर्नामेंट एक्सपेंस, 30,200 के थे, 30,200 है ना। उसके बाद सब्सक्रिप्शन ऑफ गवर्नर्स पार्टी है 20,000, गवर्नर्स पार्टी फंड, पार्टी कितना है, 5,000 आना बाकी है तो वो भी ऐड कर देता हूं। हाँ, 5,000 से इधर तो फंड 25,000 हो जाएगा, और इधर आउटस्टैंडिंग गवर्नर्स पार्टी असेट है, आना बाकी है, क्योंकि एंट्री होगी गवर्नर्स, आउटस्टैंडिंग गवर्नर्स पार्टी डेबिट टू गवर्नर्स पार्टी फंड। पार्टी सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मतलब कि किसी भी चीज की मेंबर्स से जब हम पैसे लेते हैं तो उसे सब्सक्रिप्शन बोला जाता है, ठीक है। कैपिटल फंड हमारा हमने एडजस्ट कर ही दिया, ये सब ऐसे हो जाए, समझ में आ रहा है क्या। चलिए कल आगे करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कल पढ़ेंगे।